उर्मिला के अंदर जो पुराने विचारों के हैं कि उर्मिला के अंदर अंकिता की आत्मा आ गई है, ठीक है, कि वो ऐसी लड़ाई लड़ रही है क्योंकि मेरे तो उसके मैं तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई वैसा रिलेशन नहीं है, और ये कहते हैं कि ये कभी रोती है या ड्रामे करती है, नौटंकी की दुकान है, ये सब कुछ है। देखिए, जब आपके पास खाने के लिए दाने नहीं होंगे ना, आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे, आपके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे, आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी, जहां हम झंडे गाड़ते हैं कि हम बेटियों की आवाज हैं, हम बेटियों को महिला बिल बोर्ड दे रहे हैं, हम बेटियों के ये कर रहे हैं, और वहां बेटियों की आवाज दबा दी जाएगी, उनको घुटन महसूस होती है। जब आप कोई भी हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, जब उनको घुटन महसूस होती है तो वो ब्लास्ट होता है आदमी। जब वो ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट में वो सब कुछ उगल देता है कि भाई 4 जनवरी को कौन कहाँ था और मैं किसके साथ आई थी, क्या क्या हुआ था, डील क्या हुई थी। डील कुछ कोई पैसों की डील तो नहीं हुई होगी। पैसों की डील तो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू बताया कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया था, तो वो भी जब हम सीबीआई जांच बैठेंगे तो वो भी बताएंगे कि 50 करोड़ रुपए का हमको किसने हमें ऑफर दिया था। 10 करोड़ तो मीडिया मैनेज को करने के लिए दिया, क्योंकि हम बेबाक बोलते हैं, हम कड़वा बोलते हैं, लेकिन कड़वी दवाई कहते हैं ना कि कड़वी दवाई थोड़ी देर के लिए कड़वी होती है, लेकिन कड़वी दवाई नुकसान नहीं देती। मतलब आप तो इतना ऐसे अपराध कर रहे हो और मैं मुंह से तुम्हारे लिए अभद्र टिप्पणी भी ना करूं, फिर रोने की बात आप कहते हो कि जब मैं पैसे को मोहताज हो रही, मेरी सारी सोशल साइट्स मेरी बंद कर दी गई, मेरे अकाउंट्स बंद कर दिए गए। आप ये देखो कि मैं किस तरह से मैं अपना घर चला रही हूँ, मेरे सारे सीरियल मेरे हाथ से चले गए, और उसके बाद लोग मुझे कहते हैं अरे राजनीतिक रोटियां सेक रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मतलब मैं कहाँ 2000-2500 किलोमीटर मुंबई से बैठ के मैंने पौड़ी गढ़वाल की एक बेटी की मैंने आवाज उठाई, और मुझे कह रहे कि मैं राजनीतिक रोटियां सेक रही। भाई मैं कोई कांग्रेस हूँ, मैं कोई सपा हूँ, मैं कोई भाजपा हूँ, मैं तो सिंगल हूँ ना, अभी तो मैं सिंगल ही हूँ ना। तरीके से देखते हैं अंकिता भंडारी केस को, अब कोर्ट में चल रहा है मामला, कितनी कुछ सफलता आपको मिली है इस प्रकरण के अंदर? देखिए, सफलता तो सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इस वीआईपी का नाम उजागर हुआ था उस ऑडियो के माध्यम से, जो हमारे पति सुरेश राठौर ने बताया कि भाई ये वीआईपी है, उसने बुलडोजर चला, इतना सब कुछ चला, उसी ऑडियो के आधार पर तो सीबीआई जांच बैठी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा प्रतीत होता है मुझे खुद, क्योंकि मैंने इतना जोखिम जान में डाल के वो सब चीजें मैंने आउट कर दी सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उस दौरान का आंदोलन था सिर्फ एक सोशल मीडिया को रोकने के लिए, या एक जो आंदोलन चल रहा था अंकिता भंडारी न्याय के लिए, उसको शांत करने के लिए एक सीबीआई एक लॉलीपॉप फेंक दिया गया। क्योंकि मुझे नहीं पता कि सीबीआई कहाँ है, सीबीआई ने ना हमसे कोई कांटेक्ट करा। हमें तो इतना पता कि जो अपराधी हैं, जो गट्टू है, जो वीआईपी है, भट्टू है, खुलेआम आज भी उत्तराखंड में आए हुए हैं, उनका स्वागत समारोह हो रहा है। आप समझते हैं ना, क्योंकि अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेंस लगता है, मेरे ऊपर कोई एलिगेंस लगता है, या किसी के ऊपर भी एलिगेंस लगता है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, तो पहले मैं ये कहती हूँ कि पहले आप क्लीन चिट लो। लेकिन आप कोई क्लीन चिट नहीं ले रहे, आप खुलेआम माला पहन रहे हैं, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जिसने उस वीआईपी के नाम का उजागर करा, जिसने उस बेटी की आवाज उठाई, जिसने सीबीआई जांच बिठवाई, आप वो मतलब आज मैं अपने आप को एक अपराधी की दृष्टि में देखती हूँ कि मैंने पता नहीं क्या अपराध कर दिया उस बेटी की आवाज उठा के, मैंने क्या अपराध। लेकिन तब भी मैं डर नहीं रही हूँ, मैं लगातार लड़ रही हूँ, और अगर इस बेटी के लिए भी लड़ना पड़े मुझे, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जमीन का विवाद था, पंडित को हटाने का विवाद था, मेरे ख्याल से इतनी तुच्छ राजनीति तो कोई नहीं करेगा कि जो एक बेटी के को 10 साल की बच्ची के ऊपर इस तरह की राजनीति करेगा। शायद सूत्र बताते हैं, कई बार आप इस प्रकरण को लेकर, अंकिता भंडारी की बात कर रहा हूँ, आप उत्तराखंड के सीएम से भी मिले? देखिए, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, पर मेरी उनसे बात हुई थी, और जब बात हुई थी उसी के बाद ये इस पे सीबीआई जांच की जो मोहर लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे पेज अभी उलझ रहे हैं, बहुत सारे पेज, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि ये कांग्रेस है, बाई हार्टली कांग्रेस ही है, जबकि आप सहारनपुर से हैं, हम तो मेयर के प्रबल दावेदार है, नगीना लोकसभा हम स्टार प्रचारक रहे मुंबई के। मैंने आपको एक चीज बताती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंकिता भंडारी के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक रही हूँ। मेरे बहुत सारे जो मेरे को पसंद नहीं करते इस तरह से वो लोग बोलते हैं कि मैं अंकिता भंडारी के ऊपर एक राजनीतिक रोटियां सेक रही हूँ। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि आप एक उर्मिला सनावर से मिलने नहीं आए, आप अभिनेत्री उर्मिला सनावर से मिलना है। मेरा एक ब्रांड हुआ, 25-26 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो अभिनेत्री एक बड़ा शब्द है, और नेत्री मेरे हिसाब से छोटा है। अभिनेत्री को पूरे देश और विदेशों में जाना जाता है। जब आप एक काम करते हो तो आपके चाहने वाले इतने होते हैं, आपके फैन फॉलोइंग इतने होते हैं, लेकिन जब मैं एक नेत्री बनूंगी तो सिर्फ मुझे एक विधानसभा में जानेंगे, अगर मैं विधायकी का चुनाव लड़ूंगी, और अगर सभासद का लड़ूंगी तो मेरे मोहल्ले वाले जानेंगे। आप समझ रहे हैं ना, तो मेरा दायरा तो छोटा हो जाएगा। अभिनेत्री में से अभी हटाने के बाद मैं तो खाली नेत्री रह जाऊंगी, देश के बाद में सीधी एक विधानसभा में आ जाऊंगी।
तो ये राजनीति, ये कोई राजनीति, और मैं एक ऐसी बेटी जो पंच तत्व में विलीन हो चुकी, मैं उसके ऊपर इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसके ऊपर एक राजनीति करूंगी। तमाम ऐसे लोगों के कमेंट्स आते हैं और हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि उर्मिला सनावर नेत्री के साथ अभिनेत्री भी, आपने भी स्वीकार किया है, एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है, कभी रोकर लोगों को दिखाती है, कभी इमोशनल होती है और लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करती है। मैंने भी एक दिन गूगल पे पढ़ा था, जब पता नहीं ऐसे कोई हमारे यहाँ बैठे थे कि उर्मिला सनावर कैसे एक्टिंग बोलती बहुत है। अच्छी कर लेते हैं। नहीं, देखो एक्टिंग नहीं होता है। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि आज मैं एक एक्टिंग की डेफिनेशन बता दूं कि एक्टिंग की जो डेफिनेशन है, कर्थासी मतलब सब कुछ भूल के, अपने आप को भूल के किसी दूसरे का जीवन जीना, इट्स नॉट ए इजी जॉब। कि मैं उर्मिला हूं ही नहीं, मैं उर्मिला नहीं हूं, मैं वो कैरेक्टर हूं जो मैं वो कैरेक्टर कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग हमें उत्तराखंड में कहते हैं कि उर्मिला के अंदर जो पुराने विचारों के, कि उर्मिला के अंदर अंकिता की आत्मा आ गई है, ठीक है, कि वो ऐसी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि मेरे तो उसके मैं तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई वैसा रिलेशन नहीं है। और ये कहते हैं कि ये कभी रोती है या ड्रामे करती है, नौटंकी की दुकान है, ये सब कुछ है। देखिए, जब आपके पास खाने के लिए दाने नहीं होंगे ना, आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे, आपके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे, आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। जहां हम झंडे गाड़ते हैं कि हम बेटियों की आवाज हैं, हम बेटियों को महिला बिल बोर्ड दे रहे हैं, हम बेटियों के ये कर रहे हैं, और वहां बेटियों की आवाज दबा दी जाएगी, उनको घुटन महसूस होती है। जब आप कोई भी हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, जब उनको घुटन महसूस होती है तो वो ब्लास्ट होता है आदमी। जब वो ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट में वो सब कुछ उगल देता है कि भाई 4 जनवरी को कौन कहाँ था और मैं किसके साथ आई थी, क्या क्या हुआ था, डील क्या हुई थी। डील कुछ कोई पैसों की डील तो नहीं हुई होगी। पैसों की डील तो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू बताया कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया था, तो वो भी जब हम सीबीआई जांच बैठेंगे तो वो भी बताएंगे कि 50 करोड़ रुपए का हमको किसने हमें ऑफर दिया था। 10 करोड़ तो मीडिया मैनेज को करने के लिए दिया, क्योंकि हम बेबाक बोलते हैं, हम कड़वा बोलते हैं, लेकिन कड़वी दवाई कहते हैं ना कि कड़वी दवाई थोड़ी देर के लिए कड़वी होती है, लेकिन कड़वी दवाई नुकसान नहीं देती। ठीक है, हम कड़वा बोलते हैं लेकिन हम मीठा नहीं बोलते। बहुत सारे लोग मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, मीठा ज्यादा मीठा बोलोगे तो चिपचिपाहट पैदा हो जाती है। आपके सोशल मीडिया सभी अकाउंट्स बंद है जी। अकाउंट आपका बंद है, कैसे घर खर्च चला रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? बाबा भोलेनाथ चला रहे हैं जो भी है। अभी मैंने मुंबई वाला घर किराए पे दे दिया तो चल रहा है। और कुछ मैंने अभी 5 लाख की एफडी मैंने अभी पहले तोड़वाई थी, फिर ऐसे ही चल रहा है, एफडी तोड़ तोड़ के अभी घर चल रहा है। एफडी तोड़वाई तो, क्योंकि आपके खर्चे तो होते हैं, जब आप कहीं जाते हो तो आपका गनर आपके साथ जाता है, आपकी मेड जाएगी साथ में, एक फोटोग्राफर आपके साथ जाएगा, एक ड्राइवर आपके साथ जाएगा, फिर मैं जाऊंगी, फिर उनका 5-6 जनों का होटल, खाना पीना रहना। तो आपको पता है कि जब आप एक टूर होता है तो वो 20-25 हजार रुपए का मिनिमम एक टूर होता है। आपको पता है कि अगर मैं देहरादून तक भी जाऊंगी तो 2 कमरे 3 कमरे मुझे होटल के भी बुक कराने होंगे, गाड़ी का भी कराना होगा। तो मैं तो बहुत अमीर नहीं हूँ, गाड़ी तो मैं करके जाती हूँ, करके फिर लोकल में भी मैं गाड़ी करती हूँ। तो बस ठीक है कि एफडीज तोड़ा के काम चल रहा है, जब तक भगवान चला रहा है। और ऐसे नहीं है कि बहुत सारे हमारे पास फाइनेंसर्स नहीं आए, बहुत सारे और पार्टीज के भी आए जो हमें चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से भी और उत्तराखंड से भी। आज सुबह भी बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के समूह के जो नई नई पार्टीज भी बन रही, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि दलित चेहरा आज आसपास है भी, उत्तराखंड में भी नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। जितनी बेबाकी से हम बोलते हैं और जितना ट्रोल हो चुके हैं हम, हमें सभी मंत्री और विधायकगण सभी जानते हैं। तो बस ठीक है कि चल रहा है, खर्चा राम भरोसे चल रहा है, ऐसा नहीं है। राजनीति को अपनी लाइफ से कितना बेहतर मानते हैं जो आपका प्रोफेशन रहा है? मतलब जिस तरीके से आप एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, तमाम आपने टीवी सीरियल्स में काम किया है, राजनीति को उनसे ज्यादा बेहतर मानते हैं या फिर अपने प्रोफेशन को आप बेहतर मानते हैं? देखिए, राजनीति की अगर मैं बात करूं और अपने प्रोफेशन की बात करूं तो राजनीति में मैंने एक चीज देखी है कि राजनीति में राज करने के लिए आपको अंगारों पे चलना पड़ेगा, और इंडस्ट्री में राज करने के लिए आपको दिलों पे राज करना पड़ेगा। दिलों पे राज तो दोनों पे ही करना पड़ता है जी। इस पे तो आपके दुश्मन होते ही नहीं है। इंडस्ट्री में तो आपके सारे फैन फॉलोइंग और सब आपके चाहने वाले होते हैं, सेल्फी खींचने वाले होते हैं कि मैं उर्मिला से मिला, मैं उर्मिला उस सीरियल में काम करती थी। और राजनीति में क्या है कि आज सपोज दैट अगर आज मैं यूकेडी ज्वाइन कर लेती हूँ या आज मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हूँ तो तुरंत मेरे भाजपा के जितने सारे मुझे अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर देंगे, या अगर मैं यूकेडी ज्वाइन कर लूंगी तो कांग्रेस के आ जाएंगे सबके सब। तो फिर मुझे वो पर्टिकुलर, मुझे एक मेरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो मुझे एक पार्टी विशेष के नाम से देखेंगे कि ये कांग्रेस ही है या ये भाजपा ही है या यूकेडी की है। तो मतलब वो सारी चीजें हैं कि आप ये देखो कि कंगना रनावत की अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। आप देखिए ना कि कंगना रनावत अच्छी एक्ट्रेस है, या और भी निरव्वा वगैरह हो गए, बहुत सारे इस तरह के एक्टर हो गए। अभी विजय थलपति आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो अभी वो उसमें 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ वहां पर,
तो उसमें वो आईपीएस अधिकारी किस तरह से हंस रहे हैं बैठ के, तो उसमें जबकि हंस हो रहे हैं लेकिन उसमें मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है कि ये नाचने वाला क्या सरकार चला लेगा, इसने तो आज तक सिर्फ नाच ही नाचा है, कैमरे के सामने नाचा है। तो फिर उस तरह से एक्टर को ट्रोल किया जाता है। जैसे अभी आपने मुझे कह दिया कि बहुत सारे आपके शुभचिंतक है, मेरे शुभचिंतक है, जो मैं तो शुभचिंतक ही कहूंगी, जो हमें कुछ दे ही रहे हैं, चल गालियां दे रहे तो दे ही रहे हैं कि ये नौटंकी करती है, कभी रोना शुरू कर देती है, कभी हंसना शुरू कर देती है, कभी गालियां देना शुरू कर देती है। तो वो सिचुएशन क्या है कि जैसे मैं ऑटो में भाग रही तो मैं गाली दे रही हूँ, मैं आप ही बताओ कि मैं तो कोई अपराधी नहीं, मेरे पीछे 25 पुलिस वाले, 4 गाड़ियां लगी पड़ी इनोवा, और मैं ऑटो में भाग रही हूँ। अब वो सीन देखो, आप उसे फिल्मीकरण ही कर लो। तो मैं उन्हें कहूंगी नहीं नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे पहले भागने दो। तो अपने आप ही बताओ कि जो बेटियों का बलात्कार बिस्तर पे कर रहे हैं, तो मैं गंदगी को साफ करने के लिए मैं क्या गंदगी में ना उतरूं? मतलब आप तो इतना ऐसे अपराध कर रहे हो और मैं मुंह से तुम्हारे लिए अभद्र टिप्पणी भी ना करूं। फिर रोने की बात आप कहते हो कि जब मैं पैसे को मोहताज हो रही, मेरे सारी सोशल साइट्स मेरी बंद कर दी गई, मेरे अकाउंट्स बंद कर दिए गए। आप ये देखो कि मैं किस तरह से मैं अपना घर चला रही हूँ, मेरे सारे सीरियल मेरे हाथ से चले गए, और उसके बाद लोग मुझे कहते हैं अरे राजनीतिक रोटियां सेक रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मतलब मैं कहाँ 2000-2500 किलोमीटर मुंबई से बैठ के मैंने पौड़ी गढ़वाल की एक बेटी की मैंने आवाज उठाई, और मुझे कह रहे कि मैं राजनीतिक रोटियां सेक रही। भाई मैं कोई कांग्रेस हूँ, मैं कोई सपा हूँ, मैं कोई भाजपा हूँ, मैं तो सिंगल हूँ ना। अभी तो मैं सिंगल ही हूँ ना, अभी तो मुझे किसी का संरक्षक है ही नहीं। आपको पता है कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठ रही तो मैं अकेली बैठ रही। हाँ, अभी यूकेडी में जब हम गए, वहां सम्मानित किया गया उस दिन यूकेडी में, तो जो मेरे जितने भी मेरे भाई है वहां कर स्वतंत्र सेनानी है, पूर्व सैनिक है, उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया, अपनी बहन बनाया कि अब हम उर्मिला के साथ खड़े हैं। क्या उर्मिला टूट चुके, दोबारा मुंबई की वापसी कर रही है? हम मुंबई की वापसी नहीं करेंगे, और उल्टा हम मुंबई से सामान लेके आए। हमने मुंबई का जो घर है वो हमने रेंट पे दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो खर्चा चलेगा। तो जो भी है मुंबई में, तो हमने मुंबई का घर रेंट पे दे दिया है। तो हम ये कहते हैं कि मैं टूटी नहीं हूँ, अभी टूटना नहीं है, मैं तोड़ने वालों में से हूँ, और मैं किसी को छेड़ती भी नहीं हूँ। जब मुझे कोई सामने वाला छेड़ता तो फिर मैं चुप नहीं रहती हूँ। तो वो वाली बातें होती है कि मैं टूटी नहीं हूँ, मुझे तोड़ने की कोशिश बहुत की जा रही है, इंटरनली मुझे कोशिश की जा रही है, मेरे अकाउंट्स सीज करके, या मेरे किसी तरह से, या मुझे जैसे कि रात का प्रकरण आपको बताऊं कि रात मेरे घर पे मतलब किस तरह से रैकी करी गई, मेरा दरवाजा पीटा गया, मेरी बैल बजाई गई, 4-5 गुंडे इस तरह से घूम रहे बाहर। फिर रात पुलिस भी आई, 112 नंबर की पुलिस आई, लोकल थाने की पुलिस आई, जबकि गनर है हमारे पास, उसके बाद भी कि हमें किस तरह से मारने की कोशिश की जा रही है, या हमें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं महादेव की भक्त हूँ और बाबा साहब की बेटी हूँ, तो मैं डरूंगी नहीं। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, कहाँ से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करना चाहिए? देखिए अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सबसे पहले तो हमने जो बीड़ा उठाया है, जो मैंने एक संकल्प लिया है धारी देवी में जाके कि मुझे उस बेटी को न्याय दिलाना है, उस बेटी के लिए मैंने संकल्प लिया। और संकल्प मैंने कोई राजनीतिक संकल्प नहीं लिया है दुनिया को दिखाने के लिए कि 10 नेता मैंने अपने पीछे खड़े करे कि आज अभिनेत्री उर्मिला सनावर संकल्प लेने जा रही हूँ। मैंने संकल्प लिया, अपने मन आत्मा से मैंने संकल्प लिया है, क्योंकि उस बेटी ने कहीं ना कहीं हमें चुना है। और नहीं तो आप एक चीज देखिए, हम कल एक चीज देख रहे थे, हम उस पे बैठ के टीवी पे हम एक चीज देख रहे थे, हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी अंकिता भंडारी की। तो मैं 2 मिनट इसमें आपके और लूंगी, मुझे पता है कि ज्यादा हो गया, लेकिन उसमें मैंने एक चीज देखा कि अंकिता भंडारी को जो भी उसके अपराधी थे सबको उम्र कैद मिली 30 मई को, 30 मई सन 2025 को। 24 मई को मेरे घर में डकैती हुई, 24 मई को मेरे घर में डकैती हुई, 30 मई को अंकिता भंडारी को न्याय मिला, लेकिन वो न्याय कहीं ना कहीं आधा अधूरा न्याय था। तो ये मैंने कल एनालिसिस किया कि मुझे ही क्यों चुना उस बेटी ने, मुझे क्यों चुना, क्योंकि सुरेश राठौर, दुष्यंत गौतम, ये भी तो आपस में सब एक खिचड़ी है ना, इनकी सबकी पकी हुई। मुख्यमंत्री हो गया, सुरेश राठौर हो गया, दुष्यंत गौतम हो गया, इनकी सबकी, और विनोद आर्या हो गया सब। फिर सुरेश राठौर हमें 10 अक्टूबर को लेके गए कहाँ, चिला नदी, मतलब उसको ले जाने के लिए ना कोई मॉल मिला, ना कोई पिक्चर हॉल मिला, उसको हमें चिला नदी, चिला घाट लेके गए, जहां उस बेटी को मार दिया था। यानी कि आप देखो कि विदिन 3-4 महीने के अंदर ही वो सीधा हमें वहां ले गए। तो मैं इन चीज को बहुत मानती हूँ कि अदृश्य शक्तियां होती हैं। मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, 16 श्रृंगार करके मैं करवा चौथ को 10 अक्टूबर को वहां, 10 अक्टूबर के बाद फिर 1 नवंबर को वो ऑडियो उसमें रिकॉर्ड हुई हमारे फोन में, 1 नवंबर की ऑडियो है। फिर 10 नवंबर को हमने ये कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगी मुख्यमंत्री कार्यालय जाके, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी। 10 नवंबर को हमने ये कहा। फिर हमने 10 नवंबर के बाद हमने दुष्यंत गौतम को, महेंद्र भट्ट जी को, या यतीशानंद जी को,
या सबको मैंने बताया कि भैया अंकिता भंडारी में ये जो सारी चीजें वीआईपी है, कहीं ये मेरा पति कहीं कहीं वो तो नहीं कर रहा है, षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है सुरेश राठौर, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद अब जब डिप्रेशन के चलते चलते शूटिंग पे गए हम चंडीगढ़, और फिर हमने 18 दिसंबर को वो हमने ऑडियो वायरल कर दी। वायरल भी हमने क्यों करी, क्योंकि जब हम पहला लाइव गए तो इस घर में पुलिस थी, और जब हमने सदर थाने में हमने फोन किया, आज तक भी किसी ने उसकी पुष्टि नहीं करी, ना किसी मुख्यमंत्री ने पुष्टि करवाई, ना लोकल किसी एसएसपी ने पुष्टि करवाई कि उर्मिला के घर में रात को कौन घुसे थे, जबकि हमारे पास सीसीटीवी है। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, सबकी अपनी ढपली अपना राग चल रहा है, सबके एक दूसरे के ढोल एक दूसरे के पास है, एक दूसरे के लंगोट एक दूसरे के पास है। आप ये देखो कि अराजकता मैंने तो नहीं फैलाई, वो चीजें मुझे किसने बताई, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विभीषण कौन हुआ उसमें, सुरेश राठौर ने सब कुछ उगला, मैंने सिर्फ उसको प्रेजेंट कर दिया सामने कि भाई सुरेश राठौर कह रहा है कि उस रात का जो गट्टू है वो ये है, उस रात का वीआईपी ये है, या बीएल संतोष ये है, या मुख्यमंत्री की ये भूमिका है। मैंने तो सिर्फ सामने रख दी, क्योंकि जब मैं अपनी गुलाबी पर्ची लेके घूम रही हूँ, मेरा कहीं मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, तो फिर मरता क्या नहीं करता कि भैया इससे पहले मेरी हत्या कर दे, तो भैया लोग पूरी जनता सुन लो कि उसका हत्यारा कौन था। अब उसके बाद भी सुरेश राठौर भी बाहर घूम रहा है। सुरेश राठौर को खुलेआम पुलिस ने फोन करके साइलेंटली नेपाल भेज दिया, तुम एंटीसिपेटरी बेल ले लो, तुम ये कर लो, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरती गौड़ ने बुलडोजर चलाया, उधर हम ऑटो में भाग रहे, हमारे पीछे पुलिस लगा दी, हमारे घर के आगे आपने देखा होगा कि नोटिस चस्पा कर दिया, वारंट जारी कर दिया हमारे। तो यहाँ तो जो बोले वो कुंडी खोले, यहाँ तो वो वाली बात है कि भाई सबके सब। आप ये देखिए, अब एक कॉकरोच पार्टी बनी है, उनका ट्विटर ही अकाउंट वो कर दिया, बताओ। तो इसलिए मैं हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई हम जहां एक तरफ हम आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारा गला घोटा जा रहा है। जब हमारा गला घोटेंगे तो हम चीखेंगे भी, हम रोएंगे भी, हम चिल्लाएंगे भी। उसे आप जनता मुझे मेरा रोना धोना, मेरी नौटंकी समझ लो, मेरी एक्टिंग समझ लो, मेरा नेशनल अवार्ड समझ लो, मेरा एनएसडी समझ लो, या मेरा चलता फिरता चित्रहार समझ लो, आप जो मर्जी समझ लो, ये मेरे इमोशन है। और एक एक्टर अंदर से खाली होता है, खाली बर्तन होता है, उसके अंदर आप जैसा पानी डालोगे ना, आप फ्रीजर में रखोगे तो वो वैसा शेप ले लेता है। तो जैसे मेरे अंदर इमोशन आती है तो वो मैं अपनी इमोशन अपनी जनता को दे देती हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे यहाँ तक लेके आई है, जनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए। प्रीति टीवी कलाकार उर्मिला सनावर, जिन्होंने शकलापुरी में हुई घटना पर भी अपनी व्यवहार की राय रखी और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी तमाम प्रकार के खुलासे किए। हालांकि अभी इन चीजों को लेकर जो सीबीआई जांच चल रही है और ये मामला माननीय कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। इससे जुड़ी अगली खबर हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए आप नमस्कार।